नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम भाषा शिक्षण को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सुनना व बोलना जो एक इम्पोर्टेंट इकाई है इसे कवर करने वाले हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आपको इसे अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम सुनना क्या है, बोलना क्या है, वास्तव में इसमें कक्षा में जब सुनने बोलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों को किस प्रकार से आप शामिल करते हैं, जैसे बाल गीत के माध्यम से, चित्र के द्वारा, कहानी सुनाकर, नाटक के द्वारा, इन सभी चीज़ों को हम बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो ये अगर डिटेल में भी आ जाता है लिखने के लिए तो आप बेहतर तरीके से लिख ले जाएंगे। ये सुनना व बोलना एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यही है कि शुरू के महीने में आपके जब सामने जब विद्यालय में बच्चा आता है तो आप किस प्रकार से सिखाते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने एक गिनती लिख दी जा रही, मान लीजिए गिनती बच्चे को सिखाया जा रहा है, तो ये समझा जाता है कि सुनने और दोहराने से ही बच्चा सीख लेगा। जैसे मान लीजिए कि अध्यापक गिनती लिख देते हैं बोर्ड पर 1 2 3, उसके बाद एक बच्चा आता है जो समझ चुका होता है थोड़ा सा, तो वो उसको पढ़ता है, बाकी बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। अब अनुसरण करते हैं तो उसकी बात को सुनते हैं और दोहराते हैं। तो ये सुनने और दोहराने का अभ्यास कराया जाता है बच्चे को सिखाने के लिए। इसी प्रकार से कविता भी होती है, गीत भी होता है, गिनती भी होती है, वर्णमाला भी जो होती है। इसी प्रकार से आ छोटी बड़ी बच्चों को सिखाया जाता है। शिक्षक बोलते हैं, बच्चे सुनकर रटते हैं। अब यही मान्यता चलती है कि जितना अधिक सुनेंगे उतना बोलना सीखेंगे। आपने देखा होगा इस प्रकार से कुछ शिक्षक करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं, चलो बच्चों इसको पढ़ो। अब बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट पढ़ाएगा, बाकी उसको बोलेंगे। तो क्या यह तरीका पूर्ण है? यह भी एक प्रश्न है। देखिए, यह तरीका है अधूरा, क्योंकि जब तक बच्चा समझेगा नहीं तब तक वह बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएगा। जैसे आप 10 को अगर मान लीजिए 9 1 10 सिखा दिए तो 10 बच्चा पढ़ लिया, लेकिन अब उसमें एक इकाई, शून्य इकाई, एक दहाई तो बच्चा जान ही नहीं पाएगा दहाई क्या होता है। तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए 10 का बंडल बनाने का कॉन्सेप्ट हमारी किताबों में दिया गया है। अब बच्चों को बताया गया 39 3 दहाई 9 इकाई। अब पता ही नहीं 3 दहाई होता क्या है, तो दहाई को बच्चा नहीं समझ पाता है। तो अब हमारी किताबों में यह क्या किया जाता है, हमारी किताबों में उसी चीज़ को देखा गया और अब 10 का 3 बंडल कर दिया गया तो 30 हो गया। अब उसको दहाई बच्चा समझ जाएगा और फिर 9 खुले हो जाएंगे तो खुले छुट्टे जिसको कह सकते हैं तो 9 इकाई हो जाएगा। तो अभी जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा मतलब जो ट्रेडिशनल परंपरा रही है, जो शिक्षक इस प्रकार से करते रहे हैं, सुनकर बोलते, मतलब बच्चा सुनता है और बोलता है, लेकिन उसमें समझना आवश्यक है। इसीलिए यह तीनों चीज़ें ही हमारी मतलब बच्चे के साथ होनी चाहिए, सुनना, समझना और बोलना, तभी वह बेहतर तरीके से सीख पाएगा। अब देखिए, असल में सुनना क्या है, वही बात है, हर ध्वनि सुनना नहीं है। सुनना का मतलब ध्वनि और अर्थ समझना। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का एक बच्चा है, जन्म का लेता हुआ 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, जन्म के बाद आपने उसको बुलाया कि खाना खा लो, तो क्या वो समझेगा? नहीं। वो आपकी बात को सुना लेकिन अर्थ नहीं समझा, तो अर्थ तो नहीं समझ रहा है। तो वो एक प्रकार से आप कहेंगे उसने आपकी बात को सुना ही नहीं। तो अगर आप उसको कहेंगे ये मेरी बात को नहीं सुन रहा है, तो क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उस बच्चे के अभी अर्थ, उसका मतलब मानसिक विकास उस प्रकार से नहीं हुआ है। लेकिन जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तो अगर उस दौरान आप ऐसे उसको बच्चे को सिखाएं कि वह सुनने के साथ साथ समझने की क्षमता रखता है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझाएंगे तो निश्चित ही वह अर्थ भी समझेगा और सुनेगा भी, मतलब आपकी बात को, तो वो बेहतर हो जाएगा समझ बच्चे के लिए। अब देखिए, सुनने के 2 तरीके हैं। तो शब्दों के आधार पर सुनना, डिकोडिंग जिसको कहते हैं, जब हम शब्द सुनकर निर्देश समझते हैं। जैसे सिटी सेंटर से बाएं तीसरी गली में, अब यहाँ पर हर शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब हम कौन सी गली में जाना है, बाएं गली की बाएं ओर जाना है कि दाएं ओर जाना है, तीसरी गली, चौथी गली, ठीक है, किस जगह से। तो अब देखिए, हम हर शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं। हमें अगर हम खोज रहे हैं तो इसमें हमको कुशलता चाहिए, शब्द पहचान चाहिए, शब्दों के टुकड़े करना, मुख्य शब्द पकड़ना है और वहाँ का पैटर्न पहचानना। तो ये हो गया कि शब्दों के आधार पर सुनने की प्रक्रिया हो रही है। दूसरा यह है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर सुनना। जैसे कोई बात कही गई, हमने कहा कि चीन में भीषण भूकंप आया, ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें बहुत कुछ समझ लेंगे। अब हम सोचेंगे कहाँ आया, तो ठीक है, चीन में कितना बड़ा भूकंप आया। तो अब हमको पूर्व ज्ञान है कि हम जानते हैं कि भूकंप आता है तो बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत भीषण भूकंप हो जाता है तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअलिटीज़ होती हैं, समस्याएं आती हैं। तो ये सब हमने पूर्व ज्ञान के आधार पर ये कहेंगे, क्योंकि भूकंप शब्द के बारे में हमारा पूर्व ज्ञान है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही प्रक्रिया यानी समझ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तमाम चीज़ों को सोचते हैं। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है, पूर्व ज्ञान, परिस्थिति सब मिलजुल कर सुनने को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर हमने सुनने की प्रक्रिया पूर्ण की, ठीक है। अब देखिए, बोलना मतलब क्या है। देखिए, बोलना मतलब सिर्फ शब्द निकालना नहीं है, बल्कि एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। बोलने से पहले हमारे दिमाग में ये होता है कि हमको क्या कहना है,
कैसे कहना है, एक बच्चे के रूप में आप अपने आप को रखिएगा। किसके सामने कहना है, सम्मान और आप देखिए कोई बच्चा है अपने सर के सामने किस प्रकार से बात करता है, अपने दोस्तों में बात करता है किस प्रकार से बात करता है, तो उसको ये नॉलेज है ना किसके सामने किस प्रकार से बात करनी है, वाक्य रचना कैसी रखनी है। आपस में बात करेगा तो भोजपुरी में बात करेगा। कुछ बच्चे आप देखते होंगे और जब वो अध्यापक के सामने जाते हैं तो वही बच्चा तुरंत खड़ी भाषा में बोलने लगता है, तो वो वाक्य रचना अलग प्रकार से करता है, हाव भाव भी उसका बदल जाता है। अब आप देखते हैं बच्चों में अपने दोस्तों के साथ मिलजुलते के चलते हैं, कंधे से कंधा पकड़ के चलते हैं, हाथ बांध कर चलते हैं अपना, लेकिन अभी अध्यापक के साथ आते हैं, माता पिता के साथ आते हैं तो उनका हाव भाव अलग तरीके से हो जाता है, उनका एक फ्लो अलग हो जाता है। तो वही चीज़ है कि बोलने से पहले दिमाग में सारी प्रक्रिया हो जाती है, तभी तो बच्चा ये अंतर कर पाता है कि हाँ मुझे सर से कैसे बात करना है, अध्यापक और मम्मी पापा से कैसे बात करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए अब एक वाक्य कि यदि आज मैं देर से गया तो माँ नाराज़ होगी और शायद मुझे बाहर रहना पड़े। अब ये वाक्य बोलने से पहले यदि दिमाग में ही पूरा क्रम आ गया, व्याकरण जोड़ने वाला शब्द मतलब सब कुछ सुन चुका वो कि हाँ अगर मैं देर से पहुँचा तो माँ नाराज़ जाएंगी और बाहर होगी। तो इसलिए तो बोलने में इन चीज़ों को ध्यान देना रहता है कि व्याकरणिक क्रम क्या, अगर मैं लेट गया, ठीक है, जैसे मैंने ये सोचा तो टेंस का भी ध्यान दिया जा रहा है, काल का ध्यान दिया जा रहा है, और जो है कि हाँ मैं यदि आगे लगा रहा हूँ फिर सब्जेक्ट करता, तो ये बच्चा सीख रहा है, करता है, कर्म क्रिया विराम कहाँ देना है, किस शब्द पर जोर देना है, हाव भाव और रुख, आवाज़ का भी उतार चढ़ाव किस प्रकार से होता है, बच्चे सीखते हैं और बोलते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए विराम बदलने से भी अर्थ बदल जाता है। जैसे अब देखिए पकड़ो मत जाने दो और यहाँ पकड़ो मत जाने दो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मत जाने दो रोकने का आदेश हो गया, यहाँ पर छोड़ देने का आदेश हुआ, तो सिर्फ विराम से ही अर्थ बदल जाता है। अतः हम ये कहेंगे कि जो सुनना है उसका मतलब सिर्फ ध्वनि सुनना नहीं है। अब सुनने को पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक ही चीज़ अब सुन रहे हैं, बस ये है कि कहाँ पर हम रुक रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना है, अर्थ समझना, यही असली सुनना है। अब इसमें भी दो तरीके हैं, एक तो शब्दों के आधार पर अर्थ निकालना और दूसरा पूर्व ज्ञान के आधार पर अर्थ निकालना सुनते समय, ठीक है, वही चीज़ आप समझ ही रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आगे है बोलना। देखिए बोलने से पहले दिमाग योजना बनाता है, क्या कैसे और किसको हमको कहना है, शब्द चुनना है, वाक्य बनाना है, विराम देना है, जोर देना है, ये सब साथ होता है। हाव भाव और आवाज़ का उतार चढ़ाव जो होता है हम उसी के आधार पर अर्थ भी बदल जाते हैं। अभी आपने देखा, ठीक, कक्षा में बातचीत की जरूरत भी हमको होती है। अब जैसे कि इस प्रक्रिया में बोलना सिखाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए अध्यापक आप हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से बोलने सीख लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों से बातचीत करानी पड़ेगी। ये अगर आप बातचीत करेंगे तो बच्चे और बेहतर तरीके से बोलेंगे। भाषा सीखने की शुरुआत बातचीत से ही होती है। अगर बच्चा अकेले रहेगा तो क्या बातचीत करेगा, क्या सीखेगा, जब वो कई लोगों के साथ रहेगा, आपस में बातचीत करेगा, तभी वो भाषा सीख पाएगा। तो बातचीत में बच्चा बिना डर के अपने विचार बताता है। शिक्षक केवल बोले और बच्चे चुप रहें, यह बातचीत नहीं होनी चाहिए। यानी प्रक्रिया इस प्रकार से होनी चाहिए कि शिक्षक अगर कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी उनके साथ शामिल हों, बच्चे आपस में और साथ ही साथ शिक्षक के साथ भी बातचीत करें। इससे उनके भाषा का विकास बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर रटंतु विद्या नहीं काम आएगी, बच्चे को शामिल कराना पड़ेगा। समस्या यह है कि कई शिक्षक ये सोचते हैं कि बातचीत से कक्षा का अनुशासन खराब होता है, इसलिए बच्चे को बोलने नहीं देते, इस कारण बच्चे अपनी भाषा क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। तो स्कूल में भाषा बदलने की भी समस्या होती है। ये देखिए समस्या है शिक्षकों के मतलब मन में जो समस्या है कि हाँ बच्चों से बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो बच्चा कुछ भी रहेगा, हिंदी ही पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन वह हिंदी में बातचीत नहीं करेगा, अपने विचार नहीं रखेगा, तो फिर वो कैसे भाषा को सीख पाएगा, पकड़ बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसके अलावा स्कूल में भाषा बदलने की भी समस्या आती है। बच्चा अब जैसे मान लीजिए अपने घर में आता है, बातचीत करता है कुछ भाषा में, फिर उसके बाद विद्यालय में पहुंच जाता है। मान लीजिए कि आजकल लोग इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड कर दिए हैं, बच्चा अपने परिवेश में हिंदी भाषा में बात कर रहा है, वहाँ पर जाकर अंग्रेजी भाषा लोग बोलने लग रहे हैं, तो बच्चे के सामने एक गंभीर समस्या आ जाएगी कि वह कैसे अपने आप को उस वातावरण के अनुसार फिर ढाल पाएगा, तो दिक्कत हो जाती है। बच्चा घर में वही चीज़ यहाँ पर देखिए बताई गई, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कूल की भाषा बोलने पर जब बच्चा जोर देता है तो दिक्कत उसके सामने हो जाती है कभी कभी। समाधान यही है कि दोनों भाषाओं को बच्चों को महत्व देना चाहिए, ठीक है। अब बच्चे के जो भी कुछ बोल रहा है उसके मतलब हर अवसर को स्वागत करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की भाषा को स्वीकार करना चाहिए, अध्यापक का यही एक कर्तव्य भी है, और इससे बेहतर बच्चा फील करता है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ बच्चा बोल रहा है उसकी बात को समझ, भले ही वो अब मान लीजिए बच्चे खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, अब सभी बच्चे खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, अध्यापक भी एक बच्चा थोड़ा सा भोजपुरी में बोल दिया, अब सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। तो अगर इस प्रकार से हो जाएगा तो अध्यापक भी उस पर हंसी मजाक उड़ाने लगे, तो अब वो बच्चा डर जाएगा, घबरा जाएगा, अपने आप के अंदर उसके अपने प्रति उसके अंदर हीन भावना की एक जन्म ले लेगी, फिर वो बातचीत में शामिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अध्यापक को इस चीज़ का ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। बच्चे बातचीत से क्या सीखते हैं, देखिए बातचीत के दौरान स्वाभाविक रूप से अवलोकन करते हैं, किसी चीज़ बातचीत कर रहे हैं, किसी चीज़ की बारे में चर्चा हो रही है, तुलना करते हैं,
कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मेला देखने गए था, तुमने कितने रुपए पाए, मैं मेरी मम्मी ने 10 रुपये दिया था, तुम्हारे मेरी मम्मी ने 20 रुपये दिया। तो वो बातचीत कर रहे हैं, तुलना करेंगे कैसे, उसको 10 रुपये मुझको 20, तुमने 20 रुपये में क्या लिया, ठीक है, अगर मेरे पास 50 रुपये रहता तो मैं ये कर लेता। इस प्रकार से बच्चा कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं। वो 10 रुपये 5 रुपये, कोई बोला मेरे पास 5 ही रुपये था, तो बच्चे हंसेंगे, बातचीत करेंगे, तुम 5 ही रुपये, तुम्हारा तो खत्म हो गया होगा तुरंत 5 रुपये, तुमने क्या खाया होगा 5 रुपये में। तो इस प्रकार से बच्चे आपस में बातचीत करके अवलोकन करते हैं, तुलना वगैरह करते हैं। और शिक्षक अगर देख रहे हैं कि बच्चे इस प्रकार से बातचीत कर भी रहे हैं भाषा शिक्षा में, तो बच्चों को बातचीत करने देना चाहिए। कक्षा में सुनने बोलने का अवसर कैसे देखिए। अब यहाँ मेढक वाली एक कहानी है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए बरसात का एक मौसम है, ठीक है, जुलाई अगस्त का महीना है। अब बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तभी कुछ बच्चे जो है आपस में पीछे बच्चे बात कर रहे हैं कि अरे मैंने रास्ते में मतलब कुछ मेढक गुनगुना रहे हैं। अब अध्यापक ने इसको सुन लिया, अध्यापक ने कहा क्या बात है, क्या बोल रहे हो। अब एक तो अध्यापक ये है कि उनको तुरंत पीट देंगे, डांट देंगे कि तुम क्यों बात कर रहे हो कक्षा में। दूसरा अध्यापक उनसे ये भी कह सकते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो, सभी लोगों को बताओ। तो बच्चा हो सकता है कि सबको बताया कि सर हम लोग आ रहे थे तो हमने रास्ते में एक मेढक देखा। तो अध्यापक पूछेंगे अच्छा मेढक देखा तो फिर क्या हुआ। ये तो अध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है। अध्यापक अगर उनसे पूछेंगे तो फिर बच्चा वो घबराएगा नहीं, अच्छा वो उसका मनोबल और बढ़ेगा, ये तो सर हमारी बात को जानना चाहते हैं। तो सर हम लोग मेढक को देखे तो हम लोग दौड़ते हुए उसके पास गए, तो फिर वो सर पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, फिर आगे कुछ किया उसके साथ। तो मेढक हम सब लोग पकड़ने वाले थे, तब तक वो पानी में कूद गया। तो फिर उसी तरह मेढक कैसे बोल रहा था, फिर बच्चा बोलेगा आपस में। अब यहाँ पर देखिए क्या किया आपने, अध्यापक के रूप में आपने बच्चे के को मतलब सहज महसूस करवा दिया। भले ही बच्चा बातचीत कर रहा था, आपको पसंद नहीं आया हो कि आप अच्छा हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीछे बच्चा बात कर रहा था, लेकिन आपने उसकी भाषा आदि, हम चूंकि आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो अब आप उससे उसकी बात निकलवा लिया। अब उसी के आधार पर पूरा एक माहौल बन गया। तो बच्चे मेढक सर कहाँ बरसात में निकलता है और कहाँ कहाँ रहता है, खेतों में रहता है, मेढक को बारे में कुछ बच्चे आवाज़ निकालने लगते हैं। तो एक पूरा माहौल, एक परिवेश जो आप पढ़ा रहे थे, आपने एक मतलब एक प्रकार से नया टॉपिक एक ला दिया और उसको आप बच्चे को सिखा रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे सहज हो गए, अपना अनुभव बताने लगे, पूरी कक्षा सक्रिय हो गई और पूरी कक्षा मेढक पर बात करने लगी। इस गतिविधि से क्या हुआ, बच्चों ने अपना अनुभव बताया, पर्यावरण से जुड़ा ज्ञान सीखा, भाषा का प्रयोग सीखा, उत्साह बढ़ा, पूरे दिन एक प्रकार से एक माहौल बन गया कि हाँ ठीक है हमने मेढक के बारे में सीखा। इस प्रकार से आपने देखा ना कितने बेहतर तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे देखिए आप कविता और बाल गीत से भी सिखा सकते हैं बच्चे को, है ना। अब देखिए बच्चों को कविता और गीत बहुत पसंद होते हैं। अभी आप देखेंगे अगर कोई अगर पोएम वगैरह कहते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। और इसमें मतलब आपके साथ शामिल हो जाते हैं। मतलब आप कोई भी राइम्स बोल देते हैं, बाबा ब्लैक शीप हैव यू बोल यस सर, तो बच्चे बहुत खुश होकर एक्शन के साथ करने लगते हैं। तो ये भी मतलब कि आप बाल गीत से बच्चों को सिखा सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए घर पीछे गैया कि बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, तो भी मतलब आपस में भी एक तो हमारे पास बुक्स हैं, बुक्स वगैरह में भी अब और अब जो बड़ा सा चार्ट वगैरह अवेलेबल कराती है गवर्नमेंट, उसमें भी बहुत कुछ है। उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। आप देखते होंगे कि दीवारों पर क्लास 1 में क्लास 2 में लगाया जाता है, तो उनसे एक माहौल बनता है बच्चे के प्रति। और बच्चा उस पोएम को देखता है, हाथी के बारे में देखता है, ठीक है, घोड़ा के बारे में देखता है, बच्चा सीखता है। और आपने इसके अलावा बच्चे आपस में बात करते हैं खेलते हुए। पोसम आपने जाना ही होगा, पोसम पा भाई पोसम पा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। तो इस बात को बच्चा सीख रहा है बातचीत में। अब उसमें नए शब्द सीखता है बच्चा, व्यक्ति अपनी बातों को करता है। उसमें कुछ नहीं आता तो कुछ अपने से बच्चे रचनात्मकता भी दिखाते हैं, है ना। कुछ छूट रहा है, कुछ भूल रहा है तो कुछ अपने से बना देते हैं। तो दूसरा बच्चा उसको सिखाता है कि नहीं ये ऐसे नहीं था, ऐसे था, तो वो अपने हिसाब से बताता है। तो बाल गीत से, कविताओं के माध्यम से बच्चे को भाषा आराम से बेहतर तरीके से सिखाई जाती है, ठीक है। दूसरा देखिए चित्रों पर चर्चा करना। चित्रों पर भी चर्चा अब आपने देखा कि हमारी जो बुक्स वगैरह आती हैं उसमें चित्र बना रहता है, सर्कस का चित्र बना रहता है, चिड़ियाघर का चित्र बना रहता है। अब बच्चा ध्यान से उस चित्र को देखता है। अब उसके बाद बच्चे से आप पूछेंगे बेटा तुमने कि इसमें क्या देखा, तो बच्चा आप वस्तुओं को पहचानेगा, सर ये शेर है, अभी एक और एक हाथी बैठा हुआ है। आपने एक देखा ना, एक बुक आती है उसमें एक इस बड़ा सा इस प्रकार से मतलब एक रहता है, तो मतलब एक प्रकार से जो बच्चे जिस पर झूलते हैं ना, यहाँ पर एक हाथी बैठा रहता है, ठीक है। जब हाथी बैठता है तो यहाँ पर इधर नीचे हो जाता है, तो फिर चिड़िया आती है, फिर उसके बाद और भी कई जानवर आते हैं, फिर कुत्ता आता है, लोमड़ी आती है, सियार आते हैं, सब इस पर बैठते हैं। तो ढेर सारे जब जानवर बैठ जाते हैं तो ये वाला फिर ये नीचे दबा देता है, हाथी ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा इसको देखेगा, सीखेगा। अच्छा आप बच्चे से पूछेंगे कि इसमें क्या तुम सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो, तो बच्चा खुद से बताएगा, अभिव्यक्त करेगा। तो उस बच्चे ने चित्र को देखा और उसके बाद उस वस्तु को पहचाना, घटनाओं को जोड़कर अपने से अनुभव बताया, तर्क देगा, कल्पना करेगा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि बच्चा चित्र के माध्यम से भाषाओं को बेहतर तरीके से सीखता है। तो ये भी एक तरीका है कि आप समझते हैं। आगे है कहानी सुनना व सुनाना। अब देखिए कहानी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण मतलब यह भी एक महत्वपूर्ण मतलब एक हिस्सा है कि हाँ आप कहानी सुनाकर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति तेज होती है। आप कहानी चलते चलते रुक जाएं, फिर बच्चों से ही पूछे, बच्चों आगे बताओ क्या होना चाहिए, तुम इसकी जगह पर होते तो क्या होते, तो बच्चे अंदाजा भी लगाते हैं, शब्दावली बढ़ती
बढ़ती है, नैतिक व सामाजिक समझ बढ़ती है, ध्यान से बच्चा सुनता है। अभी बच्चे एकाग्र मतलब बातचीत कर रहे हैं, आपने कहानी सुनाना शुरू कर दिया, अब वो कछुआ की और शेर की कहानी सुना रहे हैं, और एक कछुआ जो खरगोश की कहानी है, खरगोश और शेर की कहानी सुना रहे हैं बच्चे को, और खरगोश लेट आया, तो बताओ बच्चों कहाँ गया होगा? तो आपको क्या पता, बच्चे अब क्या बताएंगे वहाँ पर कि हाँ बच्चे कुछ वो अपने घर चला गया, वो भाग गया होगा, फिर आप बताओ वो कुआं रास्ते में पड़ गया तो वहाँ पर उसने पानी में देखा, फिर उसमें कूद गया, तो बताओ अब क्या हुआ होगा? तो बच्चे अपने अनुभव को भी उसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं। ये कहानी सुनाकर भी आप बच्चे के अंदर भाषा का बेहतर विकास कर सकते हैं। नाटक के द्वारा भी विकास किया जाता है। बच्चा खुद भी नकल करता है अपने मम्मी पापा की, शिक्षक की, कार्टून की, जानवर की, जो भी टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उसमें बहुत सी जो चीज़ें, जो कैरेक्टर उनको पसंद आते हैं, बच्चे उनके जैसा करते हैं। तो बच्चे नाटक भी अच्छा करते हैं, है ना, खुद बोलते हैं तो आत्मविश्वास उनका बढ़ता है, भाषा का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे 1 के 2 के बच्चे पढ़ते हैं, तो जब उनको कुछ सिखाना रहता है तो टीचर जो मैडम रहती हैं, मिस रहती हैं, वो हेल्प करती हैं बच्चे के लिए। वही बच्चा जब 5 में 8 में चला जाता है वो खुद से सीख लेता है, नाटक अपने से करने लगता है। तो क्या होता है, उच्च कक्षा में बच्चा खुद धीरे धीरे अपना विषय चुनता है और उसको अपने हिसाब से फिर वो अपने करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप इसको भी कह सकते हैं। अब देखिए शैक्षणिक गतिविधियाँ क्या है, आशु भाषण। इसमें अगर ये है कि बच्चे तुरंत बोलना सीखते हैं। इसमें देखिए, अगर मुझे जादुई चिराग मिल जाए, अगर मैं जादूगर होता है, तो ये काल्पनिक चीज़ें हैं, तो इसमें बच्चे भी तुरंत मतलब बातचीत करते हैं। तो क्या होता है इसमें, अपना मतलब राय बच्चे देते हैं। इसके अलावा वाद विवाद करते हैं आप इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि तुम लोग रोज चाउमीन खाते हो, चाउमीन खाने से क्या फ़ायदा होगा, तो बच्चे बताएंगे, आपस में बातचीत कर रहे हैं बच्चों से कि हाँ बताओ कि चाउमीन खाने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, बर्गर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक। तो बच्चे इस प्रकार से, बेटा रोज़ मोबाइल चलाओगे, तो कुछ बच्चे उसके पक्ष में रहेंगे, कुछ विपक्ष में रहेंगे, तो वे बच्चे आपस में ही बातचीत करेंगे। तो आप वाद विवाद कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो ये तर्क हो रहा है, क्रमबद्ध विचार है, सुनना बोलना, इससे दोनों ही प्रक्रिया विकसित होती है, ठीक है। तो इसमें ये हमको समझना है। अब देखिए, भाषा सिखाते समय हमको शुरुआत में ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चे बहुत तेज, मतलब कि बहुत फ्लुएंट बोल रहा है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बच्चा पहले बिना मतलब एक प्रकार से बोले, और बोलने के बाद अगर गलत बोल रहा है तो कोई बात नहीं है, गलत बोल रहा है कोई बात नहीं है, उसमें प्रवाह होना चाहिए। मतलब कि धीरे धीरे अगर वो गलत बोलेगा, आपने उसको टोक दिया तुरंत, तो वो फिर आगे बोल ही नहीं पाएगा ना। तो अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो उसको आप पहले बोलने दीजिए, ठीक है। तो ये धारा प्रवाहिता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बच्चा गलत बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, फिर बाद में उसको समझा दीजिएगा। लेकिन आप पहले ही अगर उसको ऐसा कर देंगे, माहौल बना देंगे, वो बोले ही ना, घबरा जाए, तो फिर इससे नहीं होगा। बच्चा पहले गलत बोलेगा, फिर वो शुद्धता धीरे धीरे अपने आप को मतलब करेक्ट कर लेगा। तो इस प्रकार से आप भाषा का जो अधिगम है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो सुनना व बोलना जो आपका टॉपिक है, इसको हमने शॉर्ट में कवर कर दिया है। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और ये जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम डेली आपको PDF अवेलेबल करा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।